आज मैं आप लोग के सामने मूल अधिकार का MCQ 2 लेके आया हूँ, पार्ट 2, जो एस गार्ड एजुकेशन ग्रुप के चैनल पे और निश्चय पॉइंट के चैनल पे आपको मिलेगा। मूल अधिकार का पहला पार्ट हम लोग ने कर लिया था, तो आज मैं आपके सामने दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। इसमें मैं अधिकतर प्रश्न ऐसे डाले हैं जो कि सामान्यतः बहुत सारी वनडे एग्ज़ाम्स में आते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़े से अच्छे प्रश्न कहलाते हैं और स्टेट PCS और बाकी जो वनडे एग्ज़ाम नहीं 3 टाइम्स एग्ज़ाम होते हैं 3 चरणों में, उनमें आते हैं। तो मिला जुला एक सार है, इसे आप बनाने का प्रयास करें और अच्छे से इसे कंप्लीट करें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुके हैं और आने के पूरे चांसेस हैं इसको, इसलिए ढंग से इसे देखें और अच्छे तरीके से तैयार करें। नमस्कार, मैं संतोष कुमार झा और आपका पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी प्रेस को जो स्वतंत्रता प्राप्त है अपनी खबरों को छापने के लिए, स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल के बारे में अपनी राय देने के लिए, वो सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत उन्हें स्वतंत्रता के रूप में मिला है, इसे प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। तो आप स्वतंत्रता का अधिकार पढ़े हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक, उसी में अनुच्छेद 19 इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। मैंने अपनी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है और भी जगह आप एम लक्ष्मीकांत से, NCERT से, इन सब चीज़ों से पढ़ सकते हैं, और इसे तो आपको अच्छे से पढ़ के ही एग्ज़ाम में जाना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से संबंधित है, जिसमें ABCDEFG तक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। आज मैं इस वीडियो में गैर नागरिक और भारतीयों को कौन कौन से अधिकार उपलब्ध हैं, इसका जो भूत है, इसका जो बवाल है, ये सब मैं आज क्लियर कर दूंगा। इसलिए आप ध्यान से इसको देखते रहें और अपनी आंखें इस पर, इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान से एकदम एक टक बना के रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो आप फंस जाएंगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अच्छा, गैर नागरिकों का मतलब समझ पा रहे हैं आप। गैर नागरिकों का मतलब भारतीयों को उपलब्ध है तो विदेशियों को उपलब्ध है, ऐसा कहा जा रहा है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने और बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो भैया ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का। संवैधानिक निराकरण का अधिकार है। अगर आपके यहाँ कोई विदेशी आता है तो उसे बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, मतलब इस प्रकार से वो भाषण नहीं दे सकता है जिस प्रकार से आप देते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है। देश के किसी भाग में घूमने और बसने की स्वतंत्रता के लिए कहीं कहीं पे उन्हें मनाही की गई है। संपत्ति अर्जित करने की भी स्वतंत्रता उस तरह नहीं है जिस तरह से आपको है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार जिस तरह से आपको है वैसे उनको भी है, इसमें कोई दोनों में भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2 का सही है। अब उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 3 है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यक का मतलब माइनॉरिटी होती है जिसकी संख्या हमारे देश में धर्म के अनुसार कम है, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। जिन्हें ना पता वो समझ लें। हिंदू अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में नहीं है, मुस्लिम धर्म अल्पसंख्यक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म, ये सब अल्पसंख्यकों में आते हैं। इसलिए हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है क्योंकि इनकी आबादी ज़्यादा है। जो कम होते हैं उनको अल्पसंख्यक में रखा जाता है। अल्पसंख्यक का मतलब माइनॉरिटी होता है इंग्लिश में। तो अल्पसंख्यकों का अधिकार और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो भैया क्वेश्चन 3 का उत्तर आप ध्यान से देख लीजिए। भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। कानून के समक्ष समता उनको भी प्राप्त है। आपको याद होगा ताज होटल पे आतंकवादी हमला हुआ था बहुत साल पहले मुंबई में, तो वहाँ पर जो व्यक्ति आतंकवादी पकड़ाया था उसका नाम था अफजल आमिर कशाप को भी कानून के समक्ष समता का अधिकार मिला था और वकील करने की स्वतंत्रता उसे मिली थी। तो भारतीय नहीं था, पाकिस्तानी था, तो विदेशी था, गैर नागरिक था, तो इसे कानून की समक्ष समता उसको मिला था। अल्पसंख्यकों का अधिकार, आपके यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनको अधिकार मिलता है, और जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण तो भैया गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता ये नहीं प्राप्त है, ये भारतीयों को प्राप्त है।
और अल्पसंख्यकों के अधिकार ये भी भारतीयों को प्राप्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पहला और तीसरा। भाषण में व्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीयों को प्राप्त है, अल्पसंख्यकों का अधिकार भी भारतीयों को प्राप्त है जो यहाँ का नागरिक है। बाकी इसमें जो ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 4 दिया है, कानून की समक्ष समता और चौथा जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। इसलिए ध्यान से इसको समझ लीजिए, अब आप इसमें न फंसें। चलिए अच्छा, मैं इसका विवाद आपका दूर ही कर देता हूँ। मैं आपको पूरा इसका एक्सप्लेन बता देता हूँ, कौन भारतीयों को प्राप्त है, कौन विदेशियों को प्राप्त है। तो देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए, सामाजिक समता, अच्छा नियम से अगर समझेंगे तो भारतीयों को जो भारतीय नागरिक जो हैं उनको जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद जो अनुच्छेद 15 है वो प्राप्त है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता जो आरक्षण का बिंदु है अनुच्छेद 16 वो प्राप्त है। विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्वाध विचरण, निवास, संघ बनाने की स्वतंत्रता सब 19 में दिया गया है, 19 प्राप्त है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अनुच्छेद 29 है, 29 ये भी प्राप्त है। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30 में है, ये भी प्राप्त है। यानी 15, 16, 19, 29 और 30 गिन लीजिए उंगली पे। 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 अधिकार प्राप्त हैं भारतीय नागरिक को। और जो विदेशी नागरिक हैं और भारतीय नागरिक हैं उनको भी प्राप्त है। ये मत कह दीजिएगा अब ये भारतीयों को प्राप्त नहीं है, जो आगे बताने जा रहा हूँ। भारतीयों को तो प्राप्त है ही है, विदेशियों को भी प्राप्त है। वो कौन सा है? विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण अनुच्छेद 21, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है भैया अनुच्छेद 21 क, कुल मामलों में हिरासत और नज़रबंदी से संरक्षण अनुच्छेद 22। यानी 14, 20, 21 और 21 क और 22 ये टोटल आपके भारतीयों को भी प्राप्त है। इसके बाद भी है, अभी आप ध्यान से सुनते रहें, बलात्श्रम और बाल श्रम 23 और 24, धर्म की अभिव्यक्ति और प्रयास करने की स्वतंत्रता 25, धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता 26, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने कर से छूट 27, कुछ विशिष्ट संस्थाओं के धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। यानी 28, 27, 26, 25 यानी 25 से लेकर 28 तक विदेशियों को और भारतीयों को दोनों को प्राप्त है। 24 और 23 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये भी प्राप्त है। 22, 21 क, 21 और 20 और 14 ये भारतीयों और विदेशियों सबको प्राप्त है। यानी टोटल 11 ऐसे पॉइंट वाइज बिंदुवार अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों विदेशियों को प्राप्त हैं, और बिंदुवार 5 ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। एक बार आप अब इसको लिखकर अच्छे से याद कर लीजिए, ये तरह के प्रश्न आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत लोग सो गए होंगे, लेकिन मंगलुआ ध्यान से पढ़ रहा है, आप लोग से आगे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? अच्छा भैया, इस पे आप मुझ पे चढ़ बैठेंगे कि सर आपने अभी तक वीडियो नहीं दिया, आपने कहा था प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा 5 हैं जो पाँचों के बारे में रिट जारी करता है संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, उसको आप पढ़ाने वाले थे। तो भैया मेरे चढ़ो मत, मैं अभी 1-2 दिन में पढ़ा दूंगा। और लेकिन एक बात जान लो, जब पढ़ा दूंगा तो फिर तो कुछ रहेगा नहीं, फिर तो उसके बाद फंसोगे ही। इसलिए खुद से इसको करने की तब तक कोशिश करो, मैं तो आज न कल एक्सप्लेन कर ही दूंगा। निम्न संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? मतलब पोस्टमार्टम शब्द से उसको संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जो है ये आपका ऑप्शन इसका सही है, उत्प्रेषण। अब देखिए, उत्प्रेषण की बात अगर हम करें, थोड़ा सा आपको उत्प्रेषण के बारे में मैं अभी बता देता हूँ उत्प्रेषण क्या है, लेकिन इसको आप ढंग से अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको ये मिलेगा। चलिए अच्छा, मैं कुछ हद तक आपको बता ही देता हूँ कि उत्प्रेषण क्या है। उत्प्रेषण का सीधा सीधा अर्थ है, अनुच्छेद 32 के तहत ये एक संवैधानिक उपबंध है। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं, लेकिन उतना मैं आपको नहीं बताऊंगा। उत्प्रेषण पोस्टमार्टम शब्द प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ, मतलब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ छोटे न्यायालय जो हैं उसमें चल रहे मुकदमों का लेख
अपने पास मंगाकर सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है। तो एक तरह से पोस्टमार्टम कर सकता है और कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट में चल रहा कोई मुकदमा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे मुकदमे का कोई उसके पास संज्ञान गया और वो चाहता है कि कितना इसमें प्रोग्रेस हुआ है, उसका देख लेख ये उत्प्रेषण के माध्यम से मंगाकर उस मुकदमे का देख लेख कर सकता है। इसलिए इसको पोस्टमार्टम कहा जा रहा है और कोई बात नहीं है। ठीक है, आप चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है भैया। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए कन्फ्यूज एकदम मत होइए, राष्ट्रपति आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो अच्छे से बता दूंगा। मैं अब आज के वीडियो में भी मैंने कहा है, फिर मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रपति थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि राष्ट्रपति का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, अच्छे से समझाना पड़ता है इसको। सबसे बड़ा वीडियो इसी का आपको मिलेगा और एक पंचायती राज 2 का। तो आप सब्र के साथ पढ़िएगा। बाकी तो मैं आपको कंबाइंड एक मेंस लेवल तक का वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ, उसे आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत इस तरह के पॉलिटी के चीज़ों का टॉपिक और कंटेंट की आवश्यकता है प्रतियोगी परीक्षा को निकालने के लिए। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति, संसद नहीं। राष्ट्रपति के पास आपातकाल उपबंध है। आपातकाल उपबंध में राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाता है तो उसमें मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाता है। केवल 2 अधिकार आपके सामने रह जाते हैं, एक 21 और एक 20, 2 सिद्धि संरक्षण और 21 प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विधि के सामने समानता का अधिकार। विधि के सामने समानता का अधिकार है नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। अब आप इसमें बताइए कि ये मतलब जो विधि के सामने समता होगा, समानता मैंने लिख दिया है, विधि के सामने जो समता का अधिकार है ये कौन सा अधिकार है? नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। तो इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है, आर्थिक पैसे की तो बात हो नहीं रही है। विधि के सामने आप भी मतलब समान हैं और विदेशियों को भी मिला हुआ है, तो नागरिक अधिकार है। इसलिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक से आप कन्फ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 का ये सही है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी की ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझें। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया मौलिक अधिकार? हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने मौलिक अधिकार को किस उद्देश्य से सम्मिलित किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए केवल और केवल इसमें कंफ्यूज मत हुइए, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए मौलिक अधिकार नहीं है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए भी मौलिक अधिकार नहीं है, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करने के लिए भी आप कंफ्यूज ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है भैया, इसमें व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है ये मौलिक अधिकार, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है भैया और उनकी दीदियों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। इसको बहुत लोगों ने गलत किया होगा। आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा बम है, परमाणु बम है आप लोग के लिए, उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है, आपके मूल अधिकार पर कोई रोक लगाता है तो कौन संरक्षण प्रदान करेगा? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल? नहीं भैया, न्यायपालिका। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में आप जा सकते हैं और अपने मूल अधिकारों का संरक्षण करवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है और प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो न्यायपालिका आपके लिए विशेष उपबंध करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का उपबंध है समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता। बहुत आसान प्रश्न था आज के इस पूरे क्विज़ में, मैं समझ रहा हूँ। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही है। आ गया परमाणु बम, ध्यान से देखिए। परमाणु बम वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए, प्रश्न है आपके लिए। मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, एक आर्थिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपका दिमाग किधर इंकित कर रहा है, ये एक राजनीतिक अधिकार है। तो परमाणु बम कैसे होगा? जब आप बता दिए तो परमाणु बम कैसे होगा? इसका सही उत्तर बताओ। डेयरी मिल्क खिलाऊंगा, घर पहुंचा खिलाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले पहुंचाया था सबको, टेंशन ना लो। लेकिन कमेंट ही नहीं करते हो, बताते ही नहीं हो कितना सही हुआ। कितनी शर्म, कितनी शर्म। मत देने का अधिकार होता है एक नागरिक अधिकार, नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए नागरिक अधिकार है भैया। इसी को तो पॉलिटी कहते हैं। पॉलिटी इज़ अ गेम ऑफ वर्ड्स। एक राजनीतिक अधिकार आपको दिख रहा होगा, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं है। आप
वोट देने का जो अधिकार है वो नागरिक अधिकार है। आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ना, आप कोई भी पद पे खड़े हो सकते हैं, आप प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं, विधायकी का, सांसदी का, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जो भी चीज़ें करनी है आप कर सकते हैं, वो एक राजनीतिक अधिकार आएगा ना। मत देने का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है। MCQ सॉरी पार्ट 2 आपका यहाँ कंप्लीट होता है मूल अधिकार का। आप इसे अच्छे से कर लें और करने के बाद नोट्स बनाते चलें। और आप सभी को कल की जो राजकीय प्रवक्ता वाली परीक्षा है उसके लिए शुभकामनाएं। जो भी उस तरह की तैयारी कर रहे हों, आप अच्छे से परीक्षा दें, अच्छे से एग्ज़ाम दें। आगे का कोई भी चिंतन न करें, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है उसे करिए। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। धन्यवाद।